नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने ये देखा और समझा था कि भाषा अध्याय में विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। लेकिन विचारों का आदान प्रदान कैसे हो? तो अब हम ये जानते हैं कि अपनी बात को प्रकट करने के लिए हमें वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस प्रकार वाक्य का भाषा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वाक्य में किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने की शक्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके वह वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर दो चित्र देख रहे हैं। एक पिता अपने पुत्र से पूछ रहे हैं कि राम क्या कर रहे हो? पुत्र कहता है कहानी। दूसरे चित्र में फिर पिता अपने पुत्र से पूछते हैं राम क्या कर रहे हो? पुत्र उत्तर देता है पिताजी मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले चित्र में आप लोगों ने देखा पिता के पूछे जाने पर पुत्र ने कहा कहानी, पर यह उत्तर तो वाक्य नहीं है क्योंकि वक्ता का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। कहानी पढ़ रहा हूँ यह एक पूर्ण वाक्य है। यहाँ पर वक्ता का भाव स्पष्ट है। दरअसल वाक्य अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। तो बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो अब हम इन दोनों को पहले समझेंगे फिर अपने वाक्य पर जाएंगे। अच्छी तरह से आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। पहला जो है उद्देश्य को हम देखेंगे। वाक्य के जिस अंश में उस प्राणी या वस्तु की ओर संकेत होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य वाक्य कहलाता है। जैसे स्नेहा स्कूल जा रही है, मोहन किताब लेने जा रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में स्नेहा और मोहन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये दोनों शब्द उद्देश्य हैं। इस प्रकार हमें यह भी पता चल जाता है कि वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि कभी उद्देश्य एक शब्द का होता है तो कभी एक से अधिक शब्दों का। वे सभी शब्द जो कर्ता के साथ जुड़े हुए होते हैं वे भी उद्देश्य ही होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपने स्क्रीन पर उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करते हुए देखिएगा। मनोज उद्देश्य हो गया, विधेय कुछ काम नहीं करता। उद्देश्य पर फिर आ जाते हैं कामचोर मनोज। फिर विधेय क्या है? कुछ काम नहीं करता। फिर हम उद्देश्य पर आते हैं पंकज का भाई मनोज। विधेय में कुछ काम नहीं करता। ठीक है, आगे हम विधेय को भी समझ लेते हैं। बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे रमेश खेलता है, रानी किताब पढ़ती है। इन वाक्यों में खेलता है तथा किताब पढ़ती है वाक्य के विधेय हैं। तो इन वाक्यों के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वाक्य का कर्म तथा क्रिया विधेय होते हैं।
कर्म अथवा क्रिया के लिए जो कुछ भी कहा जाता है वे विधेय में आते हैं। बच्चों, वाक्य में उद्देश्य और विधेय का होना बहुत जरूरी है, पर कभी कभी एक एक शब्द का भी वाक्य होता है। जैसे प्रीति कहती है, खेलोगी? सीमा, क्या? प्रीति, फुटबॉल। सीमा, कहाँ? प्रीति, बाहर। सीमा, कब? प्रीति, 4 बजे। तो बच्चों, ये सब तो एक शब्द वाली रचनाएं हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर भाव तथा अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ हैं। और हाँ, इनका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। अब आपको उद्देश्य और विधेय भी समझ में आ गया होगा, तो हम अपने वाक्य के भेद की तरफ चलते हैं, जो आपके सामने 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में रखा जाता है और आप इसे दोनों कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों या भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करें, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 भेद हैं। पहला, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले हम यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद भी 3 प्रकार के हैं: साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो पहले सरल या साधारण वाक्य को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कर्ता हो, वह एक ही विधेय यानी क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। अब हम अपने दूसरे संयुक्त वाक्य पर चलते हैं। जिस वाक्य में समानता के आधार पर 2 उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं, वे संयुक्त वाक्य होते हैं। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वाक्य में 2 सरल वाक्यों या 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला शब्दांश ही संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे और, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, या, तथा इत्यादि अवयवों के योग से ही वाक्य जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, श्याम की आँखें खुली, वह इधर उधर देखने लगा। यहाँ पर श्याम की आँख खुली एक स्वतंत्र वाक्य है, वह इधर उधर देखने लगा ये भी स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने वाला शब्दांश और आया है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। तो अगला वाक्य हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य है, इसे भी हम देखेंगे। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अथवा जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और बाकी सभी वाक्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे ही राम की आँखें खुली, वैसे ही वह इधर उधर देखने लगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य भी समझ में आ गया है। हमने यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद को देख लिया है। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देख लेते हैं, जो 8 प्रकार के हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य,
इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य इत्यादि। सबसे पहले हम विधानार्थक वाक्य को देखेंगे। विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वह वृद्धा असहाय है, रीमा पुस्तक पढ़ रही है, मैं गांव जा रहा हूँ। ये 3 वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं। निषेधार्थक वाक्य को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो जाता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वह वृद्धा असहाय नहीं है, रीमा पुस्तक नहीं पढ़ रही है, मैं गांव नहीं जा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि इन वाक्यों में नकारात्मकता झलक रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है नकारात्मक वाक्य को भी आप समझ गए हैं। तो अब हम अपने अगले प्रकार पर चलते हैं। प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपकी पहली कहानी कौन सी है, तुम्हारा क्रिकेट का मैच कब होगा, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं। ऐसे कई वाक्यों को आप स्वयं बनाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी, मैच कब होगा, आप किन्हें पसंद करते हैं। ये सब के सब प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अब हम अपने अगले वाक्य पर चलते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। या फिर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख लेंगे, जाओ बाजार से फल लाओ, जल्दी जा, कल तक जरूर आ जाना, अब मुझे कह लेने दो माँ। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में जाओ, जल्दी जा ये सब आज्ञा वाले वाक्य हैं। इसमें कोई किसी को आज्ञा दे रहा है। कल तक जरूर आ जाना, यहाँ पर उपदेश का भाव झलक रहा है। तो अंतिम वाक्य में प्रार्थना का भाव है। तो हमारे सामने अगला भेद है जिसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं। जिस वाक्य से किसी प्रकार के संकेत का बोध होता है या फिर वे वाक्य जहाँ किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया गया हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, आप यदि कहें तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। दूसरा, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तीसरा वाक्य, यह जो चित्र बना है यह उसी ने बनाया है। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले वाक्य में संकेत आप यदि कहें तो, यानी आपका इशारा मिलते ही मैं विचार करने लगूंगा। दूसरे वाक्य में संकेत किसकी तरफ हो रहा है? तो यहाँ पर पढ़ने की तरफ इशारा या संकेत किया जा रहा है।
ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने अगले वाक्य के भेद की तरफ चलते हैं, जहाँ पर विस्मयादिबोधक प्रकट हो रहा है। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार के विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य या घृणा आदि का बोध होता है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। वाह, कितना अच्छा मौसम है। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। छी, कितनी गंदी जगह है। बच्चों, यहाँ पर आपने देखा, पहले वाक्य से खुशी और आश्चर्य का भाव मन में आया है, तो दूसरे में पीटने के दुख का भाव हमारे सामने आया है, और तीसरे वाक्य में घृणा का भाव है। यहाँ किससे घृणा है? गंदगी से। तो ठीक है, यह वाक्य भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम अपने अगले वाक्य के भेद की तरफ चलते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभ कामना आदि प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक सीधा साधा वाक्य है, भगवान तुम्हारा भला करे। दूसरा, तुम विजय प्राप्त करो, विजयी भव कहते हैं ना। तीसरा, तुम कक्षा में प्रथम आओ। अतः इन सभी वाक्यों में इच्छा, शुभ कामना प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो अब 8वें और अंतिम वाक्य पर हम चलेंगे, जो है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, बच्चों, इस वाक्य को तो आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात का संदेह पता चले, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, शायद कल बरसात हो। दूसरा, हो सकता है तुम इस बार प्रथम आ जाओ। ऐसे कई वाक्य आपके दिमाग पर भी घूम गए होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने वाक्य के भेद को देखा, समझा और अपने दिमाग में बिठा लिया कि वाक्य के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और इसमें से भी इन दोनों के भेद के भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक उसी प्रकार अर्थ के आधार पर भी वाक्य के प्रकार को हमने पढ़ा, जो इस प्रकार हैं। जैसे विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य इत्यादि इत्यादि। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जीवन की दृष्टि से भी इसका ध्यान रखना होगा, ताकि जब भी आप अपने मनोभावों को किसी के सामने व्यक्त करें, उसमें कोई गलती न हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अर्थ का अनर्थ न हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।